Let's ask Mr. Sanjay Thakur. He is with us right now. Sanjay Thakur ji, नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार. जय हो सर, जय हो संजय ठाकुर जी. जय सिया राम. हर हर महादेव. हाँ, कैसे हैं सर? सब बढ़िया खैरियत है? सर, बढ़िया, फर्स्ट क्लास. चलिए, जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी ने तो पता नहीं कितने हजारों करोड़ के जो प्रोजेक्ट है वो इनॉग्रेट कर दिए उत्तर प्रदेश में. अब तो ऐसा लग रहा है कि जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश विल बी द न्यू इंजन टू ड्राइव द जीडीपी ग्रोथ इन इंडिया. भारत का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो ड्राइव होगा उत्तर प्रदेश से. अब तो ऐसे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की कोई इतनी ज्यादा तब्दीली आने वाली है कि वेरी शॉर्टली पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र विल गो लुकिंग फॉर जॉब्स टू उत्तर प्रदेश. संजय ठाकुर साहब, ऐसा होने वाला है कि नहीं? आई विल बी रियली हैप्पी व्हेन दैट हैपेंस. संजय ठाकुर साहब, देखिए, समुचित विकास, समग्र विकास, जब मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसका उदाहरण भी पेश किया उन्होंने. जो बीमारू राज्य जिनको समझा जाता था, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसमें से आज बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उसमें स्थिति ये है कि आज भारत का जो भारत देश में जो टोटल कंट्रीब्यूशन है, उसमें से अगर 1 नंबर पे महाराष्ट्र, मुंबई है, तो उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 2 नंबर पे आ गया है, गुजरात तीसरे नंबर पे चले गया है. अब जो लोग आरोप लगाते रहते हैं मोदी जी पे कि सब चीजों को ये लोग गुजरात लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र में बैठे हैं, इसलिए महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य से मैं बात कर रहा हूँ. ये आरोप लगाने वालों के मुंह पे तमाचा है ये कि उत्तर प्रदेश का विकास सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि वहां डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार रहते हुए केंद्र की सारी नीतियों को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है. वहीं पे बंगाल जैसे प्रदेश हैं जहां पे दिल्ली में कहेंगे कि हम ये इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, बंगाल कहेगा कि हम केंद्र के इस योजनाओं को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो इसका डेवलपमेंट पे तो दुष्परिणाम भी होता है, और जहां मानने वाले लोग होते हैं वहां उसके अच्छे परिणाम भी होते हैं. और ऐसे ही सुखद परिणाम उत्तर प्रदेश में सामने आ रहे हैं, जब एक बीमारू राज्य के दर्जे से उठ के भारत के दूसरे नंबर का प्रदेश बन जाना, कंट्रीब्यूशन करना देश की बिल्कुल दुरुस्त बात. ये नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत को दर्शाता है. संजय ठाकुर जी, आप योगी आदित्यनाथ जी को की जो परफॉर्मेंस अभी तक रही है, दिस इज हिज सेकंड टर्म एज उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर, आप उसको कैसे एनालाइज करेंगे? हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे उसके बारे में? देखिए, एक बहुत ही सक्षम नेतृत्व, और नेतृत्व तो सक्षम खुद में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जो मूलभूत समस्या थी, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, महिला सुरक्षा. बिल्कुल. उन विषयों पे उन्होंने, जो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय होता है, उन विषयों पे उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह से इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है कि उनको 100% मार्क्स दिया जा सकता है. और उन्होंने अपनी हर भाषण में, हर वक्तव्य में प्रधानमंत्री जी के निर्देशन का, प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस का उल्लेख करते हुए ये बात कहा है कि हम बिल्कुल उनके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं. और उस मामले में ये कहा जा सकता है कि मोदी जी के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जिस गति से, जिस ढंग से योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, उसके लिए उनको भी बधाई दिया जाना चाहिए. ठाकुर साहब, जो कांग्रेस का कहना है कि जननायक राहुल गांधी, वो जननायक बोलते हैं राहुल गांधी जी को. राहुल गांधी जी जबरदस्त जो यात्रा चल रहा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अभी उत्तर प्रदेश से गुजर रही है. उनका और मुलायम सिंह का सीट शेयरिंग एग्रीमेंट्स भी हो गया. आगे जाके राहुल गांधी कह रहे, जब मैं वाराणसी गया, आई फाउंड हजारों जो नौजवान है दारू शराब पीकर शाम को सड़क पर सो रहे हैं और अपने धुन में हैं. तो हाँ, यस, वाराणसी में, यस, एग्जैक्टली. एंड आगे जाके बोले कि आज मैं प्रयागराज में था, तो लखनऊ से लेके प्रयागराज तक शिक्षक आंदोलन चल रहे हैं, जो शिक्षक भर्ती घोटाला. और आगे जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि देयर इज नो इक्वालिटी, जहां ओबीसी रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स, वहां पर धांधली हुआ है. SC ST दलित जो है उनका ढंग से रिक्रूटमेंट नहीं हो गया, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला. तो हर प्रकार से बोले कि कहां विकसित भारत के सपने देखने और कहां जो सच्चाई है. मैंने जो देखा, राहुल गांधी, जो कांग्रेस का कहना जननायक ने देखा, वो बयान कर दिया. लोग शराब पीकर रोड पर सो रहे हैं और शिक्षक और अलग अलग घोटाले जो चल रहे हैं. हाउ डू यू सी द रिएक्शन ऑफ ठाकुर साहब, हाउ डू यू सी राहुल गांधी रिएक्शन? विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और राहुल गांधी जी पूरी तरह से आरोप लगा रहे हैं, तरह तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, और राजनीति में चलता है, उनका आरोप लगाना ही काम है. इस समय उसी भूमिका में है
देश ने उनको उसी भूमिका में रखा हुआ है कि आप विरोधी पक्ष में रहिए। लेकिन इतनी ईमानदारी तो बरतिए कि जब किसी सक्षम नेतृत्व के बारे में, जिसने लगातार इस देश की जीडीपी ग्रोथ को, जब दुनिया में हालात अच्छे ना हो तब मेंटेन करके रखा हो, महंगाई पे काबू रखा हो, और जब भारत देश इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया हो, उस समय में अगर राहुल गांधी जी इस तरह के आरोप लगाएंगे तो आरोप कौन मानेगा उनके? अगर उनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी का इन्वॉल्वमेंट, उनका रोल ठीक से नहीं डिफाइन किया है और उनको अगर प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो राहुल गांधी जो 65 साल लगातार इस देश में शासन किया जिनकी पार्टी ने, उन्होंने अपने शासन काल में कितने ओबीसी के भाइयों को प्रतिनिधित्व दे दिया था, कितने हमारे दलित भाइयों को रिप्रेजेंटेशन दे दिया था। अगर उस आंकड़े के साथ में वो बताते कि हमने इतना दे दिया था और बीजेपी इतना नहीं दे रही है, तब तो शायद देश मानता भी। उलट इसके अगर हम आंकड़े बताने लगेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है। तो आरोप लगाने के लिए आरोप लगाएं, लेकिन उनकी आरोप में कोई सच्चाई नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, इसलिए देश उनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा करने वाला नहीं है। अब मियां मिट्ठू बनना है तो अपने आप को जननायक कह दो, चाहे विश्व का सबसे बड़ा पहलवान कह दो, अपने मुंह से कहना है तो उसको कहने में जाता क्या है? लेकिन संजय जबान ठाकुर में साहब, हड्डी तो होती नहीं, जैसे चलाना है वैसे चला दो। ठाकुर साहब, to get rid of this particular part of the discussion, is there an alcohol problem in उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में क्या असल में कोई शराब की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्या? क्या लोग क्या बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं अल्कोहल को लेकर के उत्तर प्रदेश में? आपके पास क्या जानकारी है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि राहुल गांधी ये समझते ही नहीं कि मैं कहां जाके क्या बोल रहा हूं। ये तो भगवान भला करे कि वो अभी तक अयोध्या नहीं गए, नहीं तो अयोध्या जी के बारे में भी इसी तरह के कोई उल जलूल कमेंट करते थे। ये भगवान भोलेनाथ की धरती पे जाके वो पूरे बनारस को, पूरे बाबा विश्वनाथ की नगरी को नशेड़ी बता रहे हैं। और पंजाब में उनका शासन रहा और पंजाब पूरी तरह से जब नशेड़ियों की गिरफ्त में था, एक बार भी इन्होंने अपने मुंह से पंजाब में नशे का कोई जिक्र नहीं किया। I think, sorry to interrupt you, I think what Mr. Rahul Gandhi is doing is perhaps somebody must have told him something. I am only guessing here, all right? ये guess है मेरा, अंदाजन, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक्साइज डिपार्टमेंट के मुताबिक आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में बियर और अल्कोहल की सेल जो है वो तकरीबन 115 करोड़ डेली है, 115 करोड़ a day. That is what this sale is, or that is about a 35% increase from 2 years ago. But that could also be because people have become more prosperous. अगर लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग, people will also go to proper shops and buy beer or buy whatever else they want to drink. Maybe it is because of that. I don't know. काशी गए थे कि नहीं गए थे मुझे मालूम नहीं। वो तो कहते हैं कि मैं काशी में गया था, मैंने तो बहुत लोगों को देखा दारू के नशे में मतलब होते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टैटिस्टिक शायद किसी ने दिया होगा हमको, which by the way is very good for the state because state is earning so much of money, which is fantastic. 115 crores a day, absolutely fabulous. संजय ठाकुर साहब, देखिए बजा साहब, उनकी दिक्कत यही है कि उनको जो पर्ची पढ़ा दी जाती है बार बार लगातार, हम लोग कह रहे हैं जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन से उनको बार बार सलाह दी जा रही है कि अगर ट्यूशन ले रहे हो तो ट्यूशन वाला टीचर तो अच्छा रख लो भाई, जो कम से कम सही जानकारियां दे, तरीके से दे उनको। राहुल गांधी से मेरा दावा है, अभी आप अचानक से आपका कोई पत्रकार वहां हो, उनसे कहिए कि राहुल गांधी से जाके पूछ लो कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, अगर वो बता दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं बता पाएंगे, क्योंकि फिर वहां पे ट्विटर चाहिए उनको लिख के देने के लिए कि क्या जनसंख्या है। अरे 25 करोड़ आबादी वाले प्रदेश में, देखिए ऐसा तो है नहीं कि जहां कांग्रेस का शासन है उन प्रदेशों में लीकर का व्यवसाय चल नहीं रहा है। ये ऑफिशियल बिजनेस है। बहुत सारे प्रदेशों में जो इसी व्यवसाय के रेवेन्यू से बहुत सारी चीजों का काम किया जा रहा है। Absolutely. Quite तो right. ये तो बिल्कुल वही है कि किसी भी तरह की चीजों को, देश में जब कोई सरकार होती है तो सरकार हर तरह की सुविधाओं देने की बात जब करती है, उसी तरह ये भी एक सरकारों का अपना व्यापार है, व्यवसाय है, और हर देश में, हर प्रदेश में कुछ मात्रा में इसको कंज्यूम करने वाले लोग हैं जी। लेकिन आप उसके आधार पर अगर आप किसी सरकार की बेइज्जती या बदनामी करने का प्रयास करोगे तो इतना तो निश्चित जान लीजिए कि जितना खरीदने वाले हैं, जिनको आप बदनाम कर रहे हो, एक तो आपके हाथ में वैसे ही कुछ नहीं है,
ऊपर से जिन लोगों को चुनाव के समय आप लोग उल जलूल तंत्र का उपयोग करके इस्तेमाल करना चाहते हो, उन लोगों के खिलाफ भी आप इस तरह की बयानबाजी करते हो। आपको ये पता ही नहीं कि इस देश में सिस्टम है, ये बिजनेस लीगलाइज है, लीगल तरीके से ये बिजनेस होता है और उसका रेवेन्यू उस प्रदेश की ग्रोथ में, वहां की डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, वहां के लोगों को सैलरी देने में इस्तेमाल किया जाता है, वहां के स्टेट के एक्सपेंडिचर में वो रेवेन्यू जो होती है। ठाकुर साहब, Absolutely correct. Thakur Absolutely Sahab. correct. Pradeep ji, just one Yes, second. yes. In fact, right now, the total liquor sales in Uttar Pradesh, according to the excise department, are 41,250 crores as of 2023 December. And by the way, in Maharashtra, the liquor sales, Maharashtra, by the way, is a smaller state than Uttar Pradesh. We have much, much less of a population. Is 21,550 crores. And that, by the way, as Sanjay Thakur Saab said, goes into running hospitals. It goes into, making your roads. It pays for so many other services that every government provides. जी, प्रदीप जी आप कुछ पूछ रहे थे? नो, कांग्रेस का कहना है कि द फार्मर्स, किसान का एक ही डिमांड था कि एमएसपी दो, तो मोदी साहब ने लाठी, आंसू गैस के गोले और गालियां और उनके पद पर किले रखकर उनको अप्रोच पूरा बंद कर दिया। किसानों को जिस प्रकार से परेशान कर रहे हैं, बोले अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय। मैनिफेस्टो में मोदी साहब ने स्वामीनाथन कमेटी के एमएसपी के बार बार बोला कि अब इंप्लीमेंट करेंगे, किसान खेत मजदूरों का कर्ज माफ कर देंगे, ना कर्ज माफ हुआ। तो ये अलग अलग जो आरोप लग रहा है कि किसानों पर अन्याय है, तो क्या आज भी किसान प्रोटेस्ट चल रहे हैं? तो इज देयर नो वे बीजेपी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर इशू? हाउ डू यू सी इट? डू यू वेरीफाई, डू यू स्टैंड बाय व्हाट राहुल गांधी सेज कि किसानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है? ठाकुर साहब, देखिए नामबियार साहब, सौभाग्य से मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मेरी अपनी जमीनें हैं, मेरी अपनी किसानी है और महाराष्ट्र में भी जहां रहता हूं, यहाँ भी 7/12 के उतारे पे मेरे परिवार का, मेरे पिताजी का, हम लोगों का नाम है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो किसानों का नाम लेके ये लोग बात करते हैं, ये अपने जीवन में पूरी जिंदगी में एक बार इन्होंने 70,000 करोड़ रुपया एक साथ में चुनाव के ऐन वक्त पे बड़े वाले इकोनॉमिस्ट साहब जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने दिया चुनाव में जीत हासिल करने के लिए। इनको ये पता ही नहीं है कि इनका जो लीकेज था, उसको लीकेज को खत्म करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनका जो एक बार की माफी थी उससे 3 गुना ज्यादा पैसा डायरेक्ट डीबीटी ट्रांसफर से यहाँ के किसानों के खातों में पहुंच चुका है। पहली चीज, एमएसपी में बढ़ाने की बात की थी, एमएसपी में भी हर जितने भी अनाज हैं सबके एमएसपी रेट में वृद्धि हुई है नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों की आय को दुगुना कर देंगे जी, हमने किसानों की आय को 1.5 गुना से ज्यादा कर दिया है, हम दुगुना करने के लक्ष्य को प्राप्ति के करीब हैं। तो सिर्फ राहुल गांधी हमारी बुराई कर देते हैं और इस देश में टूल किट, जब भी नरेंद्र मोदी जी का चुनाव आता है तब इस देश में आंदोलन होने लगता है और आंदोलन में मुख्यतः किसी एक प्रदेश के या कुछ एक संगठन होते हैं। इस पे भी विचार करने की आवश्यकता है। हम तो किसानों के इतने बड़े हितैषी हैं कि हमने एक नया कानून लाया और वहां से जो बिचौलिए थे उनको निकाल के बिल्कुल फेंकने का काम किया। लेकिन इस देश में बिचौलिए इतने स्ट्रांग थे और बाहर से देखिए, अगर राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के साथ दिखते हैं, अगर राहुल गांधी चाइनीज इनवाई के साथ दिखते हैं, तो इन चीजों का कनेक्शन भी ढूंढना पड़ेगा आपको कि ऐन चुनाव के वक्त में ही इस देश में इस तरह के आंदोलनों की बात क्यों होती है। कौन है जॉर्ज सोरोस? कभी उस पर भी डिबेट करवाइए आप लोग। चाइनीज इनवाई से क्या इनका गठबंधन हुआ, कौन सा एग्रीमेंट हुआ, कितना पैसा आया और भारत की सरकार को तोड़ने के लिए, यहाँ की लोकतंत्र को अस्त व्यस्त करने के लिए कितना बड़ा विदेशी कार्यक्रम कर चल रहा है, इस पे भी कभी बात करनी पड़ेगी। वजह संजय ठाकुर साहब एक छोटी सी बात भी कर दें क्या? आपने बात करी एक कि 70,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की गई कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान। चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे। 70,000 करोड़ नहीं था, 69,000 करोड़ समथिंग ऐसा कुछ था। हाँ जी, लगभग 70,000 करोड़ था। लेकिन वो कर्ज माफी फार्मर्स की कर्ज माफी नहीं हुई, कोऑपरेटिव बैंक्स की कर्ज माफी हुई थी सर। बिल्कुल सही बात। जो बैंक्स थे, एक बार फिर ये बता रहा हूं और ये मैं तब से चिल्ला रहा हूं, जब कर्ज माफी हुई थी ये तब से मैं चिल्ला रहा हूं अपने शो में। उस वक्त
The RKB show used to be on Sahara and then later on in some other channels and so on. Pradeep ji Yes, and I have been part of your show that. Yes, that show, sir. Sir, you are a great friend. You are a most respected friend. What I am saying is, जितने भी बड़े बड़े बैंक थे, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक थे, उन सब लोगों ने अपनी बुक्स को बैलेंस कर दिया। इसकी वजह से किसानों को कुछ नहीं मिला। और आप ही के यहाँ के महाराष्ट्र के बहुत नेता थे और उसके अलावा कांग्रेस के भी नेता थे जिन्होंने ये कहा था कि ये 70,000 करोड़ रुपए का 80% पैसा जो है वो एनसीपी की जेब में जा रहा है, किसानों की जेब में नहीं जा रहा। क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? सो परहैप्स वेरी फ्रैंकली दिस हैज बीन माय I have been screaming about it for a long time. Unfortunately, I haven't gone to court over this. But perhaps an audit should be carried out about that 70,000 crores. वो 70,000 करोड़ जो माफ किए गए वो असल में किसको गए उसका एक वाइट पेपर मुझे लगता है पब्लिश होना चाहिए कि असल में किसके पास गए। संजय ठाकुर साहब, क्या यही तो एक वजह नहीं है कि आज की तारीख में एनसीपी दो फाड़ हो गई है क्योंकि आप लोग आ गए हैं? बिल्कुल सही बात है बजाज साहब। देखिए, आप एज यू राइटली सेड कि कांग्रेस द देन business partner in government was NCP and Congress was aliegating. None other than no other parties but Congress was aliegating. सबसे ज्यादा एलिगेशन कांग्रेस से आ रहे थे। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्वाइट ट्रू। तो ये but nobody had told that to Rahul Gandhi and perhaps he doesn't know about all these things. So he is waiting for a cheat and he reads it out and that's what he is doing. He doesn't understand what is actually happening. तो उनको मालूम नहीं होगा, उनको मालूम नहीं होगा सर, हो सकता है उनको नहीं मालूम है। और यहाँ उलट उसके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सारे बिचौलियों को गायब कर दिया, लीकेज खत्म कर दिया। जो 1 रुपए का खाली 15 पैसा राजीव गांधी जी के जमाने में पहुंचता था, राजीव गांधी जी ने कहा था, लेकिन जानकारी होने के बावजूद भी उसमें कोई करेक्शन नहीं किया था। लेकिन सर एक चीज तो माननी पड़ेगी, आके उसको करेक्शन कर दिया और डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट किसानों के खाते में वो पैसे भेजने लगे। लेकिन एक चीज आप मानेंगे, बेकार हो गए तो बिचौलियों के भी तड़फड़ाहट है। लेकिन सर एक चीज आप मानेंगे संजय ठाकुर साहब, किसानों से बात तो करनी पड़ेगी। जो बात अभी चल रही है, अर्जुन मुंडा साहब बात कर रहे हैं, बीच में हमारे पीयूष जी भी थे, बीच में पीयूष गोयल जी, वो अभी भी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द इसको सुलझा दिया जाएगा। और अभी भी जो फुटेज चल रही है सर, आप ट्रैक्टर्स तो देखो ना, क्या जबरदस्त ट्रैक्टर्स हैं सर। लुक एट दोस ट्रैक्टर्स, ब्यूटीफुल सम ऑफ देम। I mean, बजाज साहब बिल्कुल सही बात है आपकी। They look like luxury cars, but all I'm saying is, sir, बात कीजिए। Very frankly speaking, we cannot afford this. I am saying so as an Indian. एक हिंदुस्तानी होने के नाते प्रदीप जी और मैं, हमारी दरखास्त है सरकार से, भाई बात कीजिए, इसको सुलझाइए प्लीज, खत्म कीजिए, सबको घर वापस भेजिए। अभी कटाई होने वाली है सर, रबी सीजन की कटाई होने वाली है अभी अप्रैल में, बैसाखी आने वाली है। तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये सवाल आपसे पूछता हूँ, आप कहते हो किसानी, आप भी करते हो ना? हाँ बिल्कुल। अरे फसल लगी हुई है, उसकी कटाई होने वाली है सर, गेहूं की कटाई होने वाली है, अभी दवाई होनी है, उसको घर में ले जाना है, वे लोग यहाँ बैठे। मैं वही पूछ रहा हूँ। के बावजूद एक संवेदनशील सरकार है इस देश में जी, और सुलझे हुए प्रधानमंत्री हैं इस देश में जिनको सबकी चिंता है जी। तो निश्चित रूप से, और इसीलिए कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा साहब, जिनको काम पे लगाया गया और लगातार बात कर रहे हैं। और हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि जो रास्ता भटके हुए हैं वो भी सही रास्ते पे आ जाएं, देश की प्रगति में योगदान करें। और इससे पहले कि आंधी आ जाए, बरसात आ जाए, तूफान आ जाए, फसल खेत में खराब हो जाए, जाके वहां कटाई करके, मड़ाई करके अपनी उपजी हुई फसल को अपने घरों में पहुंचा दे, ताकि अन्नदाता किसानों के माध्यम से इस देश को आगे भी भोजन मिलता रहे। हम लोग तो यही कहना चाहते हैं। प्रदीप जी, I'll tell you what, this is the most important thing as far as the farmers are concerned, irrespective of anything else. My suggestion would be, and I'm not talking to you as a journalist, I am saying, sir, make a deal with the farmers, एग्रीमेंट कर लीजिए, मामले को खत्म कीजिए सर, सबके लिए बहुत अच्छा है। आगे आप बहुत समझदार हैं, आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मुझे आगे और बताने की जरूरत नहीं है। बाकी टूल किट वहीं फेल हो जाएगी। जिस दिन एग्रीमेंट हो गई ना किसानों के साथ, वहीं टूल किट पर ताला लग जाएगा। सर प्रदीप जी, अब आप पूछें प्लीज। ठाकुर साहब, आपके डेवलपमेंट रिपोर्ट कार्ड इज फैंटास्टिक। जो गरीब कल्याण स्कीम से लेके इंटरनेशनल एरिना में जिस प्रकार से 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, डिजिटल रेवोल्यूशन, आर्टिकल 370 अब्रोगेशन, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, राम मंदिर, नारी शक्ति वंदना, वो सब ठीक है, मगर कांग्रेस कह रहा है कि मेजर चीज आपका डेवलपमेंट का जो एजेंडा आप प्रोपेट कर रहे हो इस जुमलानॉमिक्स।
वो बोले कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो स्किल डेवलपमेंट है, स्किल इंडिया के जो एक उनका ब्रेन चाइल्ड स्कीम है, उनका खुद का स्कीम है, बोले कि 2014 से there's 94% reduction in skill training centers since 2015, यानी 2015 से आज तक 94% रिडक्शन इन स्किल इंडिया ट्रेनिंग सेंटर्स। मतलब सिर्फ 6% रह गए। यस, सिर्फ 6% रह गया। आई मीन ये आंकड़े कांग्रेस ने ऑफिशियल साइट पे डाला है अबाउट दीज थिंग्स। सज्जाद साहब देखिए, यही समस्या है इतनी बड़ी आबादी वाले देश में, और प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले इस चीज को चिन्हित कर लिया कि लोहार का बेटा लोहार का काम करना नहीं चाहता, क्योंकि हम एजुकेशन को भी प्रमोट कर रहे हैं। कुम्हार का बेटा कुम्हार का काम करना नहीं चाहता। हर कोई अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी नौकरियां दिलवाना चाहता है, लेकिन ये संभव नहीं है और ये प्रधानमंत्री जी इस बात को जानते हैं। और जब उन्होंने ये बात कही तो यही कांग्रेस के लोगों ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मजाक उड़ाया। जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि आप स्वयं एम्प्लॉयड हो जाओ और 4 लोगों को रोजगार देने की स्थिति बना दो, तो ये पकौड़े तलने वाली बोल के हास्यास्पद बना रहे थे इन चीजों को। इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि हर चीज का जिनकी जरूरत है वो हर काम करने वाले कौन लोग होंगे। अब जाते समय के साथ, बीतते समय के साथ वो स्किल चली जाएगी, तो आप अगर उसको कोई प्रोग्राम बना के लोगों के लिए अगर उसको पेश नहीं करोगे, उस प्रोग्राम में लोगों को इनरोल नहीं करोगे, तो वो काम करेगा कौन? जी, ये स्थिति है और इसको पहचानना पड़ेगा लोगों को। और देखिए, आपने इतना सारा क्रेडिट रिपोर्ट हमारा अच्छा बता दिया, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इनका डेवलपमेंट का रिपोर्ट कार्ड खाली जुमला है। तो राहुल गांधी बताएं तब तो रिपोर्ट कार्ड और क्या हो सकता है। अगर अच्छा रोड बनना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना, अगर इस देश में मैन्युफैक्चरिंग, जो हम सबसे बड़े इंपोर्टर थे जिन चीजों के, आज दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो गए। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में मेक इन इंडिया के तहत हमारा काम हो रहा है, अगर हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ाने का कोशिश किया, एमएसएमई के माध्यम से हमने देश के नौजवानों को जोड़कर उनको सहूलियतें दी ताकि वो अपने खुद के जो है स्टार्टअप शुरू कर सकें। आज हमारे इतने स्टार्टअप्स हो गए हैं। अगर ये सारी चीजें डेवलपमेंट नहीं है तो झूठ बोलना डेवलपमेंट है क्या? या राहुल गांधी जो बोल देते हैं वही डेवलपमेंट है? तो देश कैसे मानेगा इनकी बातों? ठाकुर साहब, 30 लाख जॉब, गवर्नमेंट जॉब्स आपने अब तक फिलअप नहीं किया है, यह आरोप है आप पर। ये खुद एक जबरदस्त एम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गए कि आप 30 लाख जॉब्स जो वेकेंट है उसको फिल नहीं किया है। 185 लाख करोड़ का डेब्ट तो है। एससी एसटी पे, ओबीसी पर लगातार अत्याचार हो रहा है। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हैज इंक्रीज्ड एवरी 2 आवर्स। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का आंकड़ा है, जो आपका सरकारी आंकड़ा ही है। एवरी 2 आवर्स 5 आदिवासी एंड दलित पीपल आर फेसिंग एट्रोसिटीज अगेंस्ट देम। नाउ how are you going to challenge this, Thakur Sahab, this kind of statistics that has come out from the government records? भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी नेतृत्व का यही दर्द है कि आजादी के 75 साल बाद हम अमृत महोत्सव में हैं और फिर भी आज स्थिति देश की ये है। लेकिन हम तो आरोप नहीं लगाते कि जिन लोगों ने इस देश पे 60-65 साल लगातार राज किया उन लोगों ने क्या किया। हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते नामगियार साहब। हमने अपने 10 सालों का कंपैरेटिव चार्ट देश के सामने रखा है। हमने 65 साल के सामने 10 साल में अभी जितना भी इंप्रूवमेंट कर सकते थे मैक्सिमम इंप्रूवमेंट किया है। हमारी कोशिश लगातार जारी है और आने वाले समय में हम इन चीजों पे और प्रभावी तरीके से कारगर साबित होंगे और इस देश को एक अच्छा नेतृत्व, अच्छा माहौल और देश के सभी वर्ग के लोगों को इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की भावना से बिना मत मजहब का विचार किए हुए हर आदमी को इंक्लूड करेंगे। इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, इसीलिए हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं और हम करते ही नहीं हैं, कहते ही नहीं हैं, हम इसको करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और इस विषय पे दिन रात लगातार काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को ये काम सौंपा गया है और हर कोई अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके इस काम में दिन रात लगा हुआ है और आने वाले समय में इन सारी कुरीतियों पे हम सब काबू पा लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। संजय ठाकुर साहब, एक चीज पे आपसे कंप्लेंट है मेरी, बहुत जबरदस्त। सर, आज की तारीख में पर्शियन गल्फ में
और यूएई के पास और यमन के पास जिस तरीके से आज की तारीख में हमारी नेवी काम कर रही, वी हैव 4 destroyers over there and 2 freighters. Today the entire world is depending on India to keep the oil transport lanes open. Shipping lanes आज की तारीख में ओपन हैं, पूरी दुनिया के ऑयल टैंकर्स वहां से निकल रहे हैं सेफली ओनली बिकॉज ऑफ द इंडियन नेवी, भारतीय नेवी की वजह से। और वो क्यों हुआ है? पिछले 8 साल में जो नेवी की अपग्रेडेशन हुई है नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, वो उसकी वजह से हुआ है। आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग that all the armed forces were completely neglected for 20 years prior. Very frankly speaking, the Manmohan Singh government decided not even to look towards what the armed forces required. For the first time, the Indian Army, the Indian Air Force, and especially the Indian Navy, which is a very small force, has got what they have been asking for the last 30 years. पहली बार हुआ है। सर, इसके बारे में आप लोग ज़्यादा बात क्यों नहीं करते? मेरी समझ के बाहर है। मतलब this is a real achievement. I have relatives in the Navy, I have relatives in the Air Force and in the Army. They say whatever we ask for, हमें मालूम है पहले 10-10 साल लग जाते थे, अभी ऑर्डर है 6 महीने के अंदर अंदर इस पे निर्णय लीजिए और दीजिए। This is the first time such a thing has happened. संजय ठाकुर साहब, बिल्कुल जो मोदी जी ने यहां पर काम किया है, मुझे लगता है आपको बार बार, वो पहले वो ऐड आता था ना, बार बार रिंग की चमकार, वो हो रहा है सर अभी, उसके ऊपर जरा ज्यादा बात कीजिए, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है बजाज साहब। मेरे खुद के अपने भाई जो आर्मी में कर्नल रहे और उन्होंने कश्मीर फ्रंट पे सर्व किया है। हम लोग तो इन हालात को समझते हैं, जानते हैं, और बिल्कुल ये बात आप सही कह रहे हैं। अंतर इतना आया है कि आम आदमी को आम भाषा में समझाना हो तो पहले हमारे बॉर्डर पे पाकिस्तानी फोर्सेस गोली चला के हमारे लोगों को चिढ़ाते थे कि हमको तो जब मन आएगा गोली मारेंगे, तुमको तो दिल्ली से आदेश लेना पड़ेगा। और अब स्थिति ये है कि तुम 10 गोली मारोगे तो हम 1000 गोली मारेंगे, मार के दिखाओ गोली। तो ये जो बेसिक और पॉलिसी पैरालिसिस था, हमारी आर्म फोर्सेस को इसी तरह से मरने के लिए छोड़ दिया गया था। न कोई डिफेंस डील की जा रही थी, न उनको हथियार दिए जा रहे थे, न बुलेट प्रूफ जैकेट दिए जा रहे थे, उनकी सुरक्षा का कोई ख्याल ही नहीं किया जा रहा था। Sir, and everybody has got a 70%, 65, 68% to 70% increase in pension. Exactly. पहली बार हुआ है सर। OROP चलो नहीं मिला अभी तक, जो OROP चाहिए था वो तो मिलेगा नहीं सर, नहीं हो पाएगा वो, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। जो 1 रैंक 1 पेंशन लोगों को चाहिए वो नहीं हो पाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट 80%, 70% दे दिया है। मेरा ये कहना, और क्या चाहिए यार, पूरा खजाना लूट लोगे क्या? तो इसके बारे में बात तो कीजिए, इस विषय के बारे में सर। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और ये इस सरकार की और प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि जो देश के प्रहरी हैं, जो दिन रात अपने प्राणों की बाजी लगा के देश की सीमाओं पे खड़े हुए हैं, उनके प्रश्नों की तरफ देखा जाना चाहिए। और यही कारण है कि अपने सारे उत्सव, अपने सारे त्योहार वो अपने इस देश की फोर्सेस के साथ में मनाते हैं, उनके बीच में जाते हैं, उनके साथ में उठते बैठते खाते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और अधिक से अधिक सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं अग्निवीर को कांग्रेस बहुत बड़ा एक समस्या लेके जा रहा है। अग्निवीर इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द कांग्रेस। I think that scheme is going to be scrapped. I think by the time Mr. Modi comes back in his next term, I think the army will revert to its old recruitment scheme. It's already in the pipeline. और कांग्रेस कहते हैं कि अपने अग्निवीर के पैसे अदानी को ट्रांसफर किए। वो तो मैं कह रहा हूं ना कि कांग्रेस तो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहा है, बिल्कुल गैर जिम्मेदारी से बात कर रहा है, जिसपे न देश को यकीन है और इस तरह की बातें करके वो क्या आप मजाक उड़वाते हैं, एक सेकंड के लिए खुद के ऊपर हंसते हैं लोग। सर, एक सेकंड के लिए कांग्रेस को छोड़िए, मैं आपसे एक बड़ी गंभीर बात बोल रहा हूं और उसके साथ खत्म करते हैं। सर, आप पुरानी रिक्रूटमेंट स्कीम वापस ले आइए, ये अग्निवीर को जयराम जी की करिए। सर, द गुरखास represent a huge chunk of the Indian army. They have fought for India, they have given their lives for India. At least 12 Mahavir Chakras have been given to Gurkha regiments in India. Our own Field Marshal Sam Manekshaw was from a Gurkha regiment. Sir, अगर ये अग्निवीर स्कीम रही, अगले दिन कोई बड़ी बात नहीं है that Gurkhas might be serving in the PLA, People's Liberation Army of China, and that, by the way, will be very, very dangerous. Just a suggestion, sir. Sanjay Thakur sir.
प्रजा सर देखिए ऐसा है कि ये विषय आदमी को बात उतनी करनी चाहिए जितना उसके अधिकार क्षेत्र में है। ये विषय मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, इस पे मेरा कमेंट करना उचित नहीं होगा। हाँ, एक नागरिक के तौर पे आपके जो सुझाव हैं वो बिल्कुल आपकी चिंताएं हैं अपनी, और आपको उसको कहने का अधिकार है, लेकिन ये फोरम ठीक नहीं है। आप मुझसे कहेंगे तो इसमें मैं आपको बहुत कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि लेकिन मेरे आप अधिकार आगे क्षेत्र के बाहर है। आगे पहुंचा सकते हैं सर, पार्टी के डिस्कशन में तो बात कर सकते हैं। ना ना, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बिल्कुल जी। ठीक बात है। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you, sir. Thank you very ऑल द much. वेरी बेस्ट। Very और आपकी जैकेट इतनी जबरदस्त लग रही है, कहने की हद नहीं। हाय, देखिए सर क्या बात है, लुक एट दैट लेमन येलो जैकेट, इट्स एब्सोल्युटली लवली। थैंक यू सो मच संजय ठाकुर साहब। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय भवानी, जय श्री राम, जय सिया राम सर। जय जय श्री राम।